सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि वामन मेश्राम जी ने घोषणा की है कि 26 नवंबर को वो चुनाव आयोग के मुख्यालय पर, जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां पर प्रोटेस्ट मार्च करेंगे। ये प्रोटेस्ट मार्च ईवीएम के मुद्दे को लेकर है। आप जानते हैं कि ईवीएम द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने जजमेंट में, अपनी रिपोर्ट में कही थी। तो इस बात को लेकर, और जैसा कि वातावरण भारत में इस समय चल रहा है और ये संभावना मेश्राम साहब द्वारा बार बार जताई गई कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और इसमें गड़बड़ी कर जो शासक जातियां है वो लोग चुनाव जीत सकती है। तो इसी बात को लेकर चुनाव आयोग के मुख्यालय के ऊपर प्रोटेस्ट मार्च का घोषणा की गई है। तो आज की वीडियो में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि यदि ये चुनाव आयोग पर वामन मेश्राम जी का प्रोटेस्ट मार्च अगर सफल होता है या ये प्रोटेस्ट मार्च जाता है तो उसके क्या क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो इसके संभावित परिणामों की चर्चा के पहले मैं जो आरएसएस के मुख्यालय पर वामन मेश्राम जी ने पिछले साल प्रोटेस्ट मार्च किया था उसके क्या क्या परिणाम आए या परिणाम हुए थे, तो इस बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। कुछ पॉइंट में रखना चाहूंगा, उससे एक अंदाजा हो जाएगा कि चुनाव आयोग पर प्रोटेस्ट मार्च करने का क्या परिणाम हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल अक्टूबर में मेश्राम साहब ने और उनके जो ऑफशूट विंग है उन लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर प्रोटेस्ट मार्च किया था। तो इसके यानी वो रैली, वो प्रोटेस्ट मार्च होने के पहले पूरे भारत में आरएसएस की धाक थी। सब लोग सोचते थे कि अरे आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, आरएसएस ऐसा संगठन है, इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, इसको नहीं बोलना चाहिए, ये सब बातें सोचते थे। लेकिन जब रैली की भारत मुक्ति मोर्चा ने, तो उसके बाद में ये जो हवा थी ना, ये हवा निकल गई। आरएसएस की जो हवा बनी थी वो हवा निकल गई। अब निकलने के बाद में लोग आरएसएस के विरोध में बोलने लगे। जो सच्चाई है वो सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी, अब वो विरोध हो या समर्थन हो, लेकिन सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। तो लोग फिर बोलने लगे। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जब आरएसएस का एक कार्यकर्ता गांव में गया था और जैसे ही उसने आरएसएस का नाम लिया तो लोग वहां से चले गए थे। ये सारे परिणाम आए। इसके अलावा जब मुख्यालय पर रैली हुई तो ये एक राष्ट्रीय स्तर की न्यूज बनी। मीडिया में भला ही नहीं दिखाया हो, लेकिन सोशल मीडिया में बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं में, बहुजन समाज के जो विभिन्न संगठन है, उन संगठन के लोगों में, जो थोड़ा बहुत भी सामाजिक कार्यों से ताल्लुक रखते हैं बहुजन समाज के लोग, उन लोगों में और मैं तो कहता हूं कि जन सामान्य में भी बहुत बड़े पैमाने पर इस बात का प्रचार हुआ कि आरएसएस के मुख्यालय पर प्रोटेस्ट मार्च लेकर जाया जा रहा है। अब आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी होती तो चलो लोगों को समझ में आता। फिर लोग ये सोचने लगे होंगे ना कि आरएसएस ने ऐसा क्या किया भाई कि आरएसएस के मुख्यालय पर रैली ले जा रहे। तो इससे बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ी और ये राष्ट्रीय स्तर का एक मुद्दा बन गया था कि आरएसएस के मुख्यालय पर प्रोटेस्ट मार्च किया जा रहा है। और उसमें और भी हुआ कि वो जिस बात को लेकर किया गया था, वहाँ हरियाणा में धमकियां दी थी मेश्राम साहब को, कार्यक्रम नहीं होने दे रहे थे और बीजेपी से जो जुड़े लोग थे वो लोग जो हॉल जिनका बुक करते उनको परेशान कर रहे थे या कार्यक्रम के विरोध कर रहे थे। तो फिर जब प्रोटेस्ट मार्च हुआ तो फिर सारा मामला बंद हो गया। अब छुटपुट घटनाएं होती है। तो कुल मिला के अगर एक संकलित परिणाम अगर देखा जाए तो आरएसएस का जो हवा बना था पूरे भारत में, वो हवा वामन मेश्राम की उस प्रोटेस्ट रैली ने निकाल दिया। वो जो पूरा गुब्बार बना हुआ था वो गुब्बार जो है हटा दिया। लोगों को समझ में आ गया कि ये सब जो देश में चल रहा है इसके पीछे आरएसएस है और आरएसएस से डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उनका इतना बड़ा संगठन है तो वामन मेश्राम जी का भी राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग मुख्यालय पर होने वाले प्रोटेस्ट मार्च की। तो आरएसएस, देखिए आरएसएस एक संगठन है, वो कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, उसमें डिफरेंस है।
वो एक संगठन है, संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है। तो चुनाव आयोग पर जो प्रोटेस्ट मार्च होगा तो वो राष्ट्रीय चर्चा का विषय नहीं बनेगा, बल्कि वो अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बनेगा। क्योंकि आरएसएस पे हो सकता है कि जो दूसरे मतलब अंतरराष्ट्रीय जो कम्युनिटी जिसे कहते हैं, तो उसमें भारत के लोग जो बाहर गए, जो आरएसएस को जानते हैं, उन लोगों ने ये सब बातें सुनी होगी, समझी होगी कि वामन मेश्राम द्वारा आरएसएस के मुख्यालय पर प्रोटेस्ट मार्च हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के मुख्यालय पर अगर प्रोटेस्ट मार्च होता है तो ये पूरे दुनिया में जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, या वहाँ के जो किसी ना किसी तरीके से सोशल एक्टिविटीज में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में रहते हैं, तो उन लोगों तक ये सारी जानकारी पहुंच जाएगी कि भारत देश में ईवीएम में फ्रॉड होता है। और उसके लिए चुनाव आयोग के मुख्यालय पर प्रोटेस्ट मार्च लेकर जाया जा रहा है। कोई वामन मेश्राम नाम का आदमी है जो प्रोटेस्ट मार्च लेकर गया। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर जो कम्युनिटी होती है उस पर बहुत बड़ी न्यूज ये बनने वाली है 26 नवंबर के बाद, या 26 नवंबर को। तो ये उसका सबसे बहुत बड़ा परिणाम होगा। और ये छोटी मोटी बात नहीं है। अब मैं कोई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक तो हूं नहीं, लेकिन ऊपरी तौर से भी ये समझ में आता है कि ये बड़ी बात है। जैसे आप देखिएगा कि ट्यूनीशिया में जब रैली बड़े पैमाने पर निकाली गई थी, या अमेरिका में अलग मुद्दों पे निकाली गई, काले लोगों के नाम पर रैलियां निकाली गई, तो आप देखिए कि भारत में जो सोशल और पॉलिटिकल इससे जुड़े हुए और कुछ जो मतलब बुद्धिजीवी लोग हैं जो थोड़ी बहुत अवेयरनेस रखते हैं, तो वो लोग, उन लोगों ने वो न्यूज देखी कि काले लोगों ने रैली निकाली थी क्योंकि गोरों ने वो किसी काले व्यक्ति के साथ में जो है कोर्ट में गलत फैसला कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं रखते, इंडिया के लोग भी तो रखते हैं सारी दुनिया की जानकारी। इंडिया में भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सारी दुनिया की जानकारी रखते हैं। आपका फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हो रहा है, ये तो खैर युद्ध है, युद्ध का तो मैटर अलग होता है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अलग खबर होती है। लेकिन जो किसी देश में इंटरनली जो पॉलिटिक्स चलती है, तो उस पॉलिटिक्स की जानकारी भी अन्य देशों के लोग रखते हैं, और जन सामान्य तक वो वाली बात पहुंचती है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर उस देश में सक्सेस हो जाती है। लाखों की संख्या में रैली जाती है। चाहे आप श्रीलंका का देखिए, श्रीलंका में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था और फिर राष्ट्रपति को वहां से भागना पड़ा, तो लोगों ने पूरा राष्ट्रपति भवन घेर लिया था। तो ये तो सारी दुनिया की न्यूज बनती है। तो चुनाव आयोग पर जो प्रोटेस्ट मार्च होने जा रहा है, तो ये घोषणा करते ही पहले तो पूरे दुनिया की गवर्नमेंट को पता चल गया होगा कि वामन मेश्राम नाम का कोई आदमी है जिसने ये घोषणा की है। तो जब ये प्रोटेस्ट मार्च जाएगा तो वो न्यूज पूरी दुनिया की न्यूज बनेगी, और दुनिया वालों के बीच में ये मैसेज जाएगा कि भारत में ईवीएम में फ्रॉड होता है, और उस फ्रॉड के कारण जो है एक विशेष पार्टी या विशेष कम्युनिटी के लोग जो है वो लोग जीत कर आते हैं। ये जानकारी पहुंचेगी। ये एक परिणाम हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है ये एक परिणाम हो सकता है प्रोटेस्ट मार्च होने का। दूसरा ये है कि आप देखेंगे, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि भारत में जो अन्य नेता है वो नेता चुनाव आयोग के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। वो ईवीएम के बारे में जानते हैं कि हाँ इसमें होता है या हो सकता है, या कई जगह पकड़ा गया भी है। और जो बहुजन समाज के नेता है, उन नेताओं में से बहुत सारे नेताओं ने ईवीएम की चोट भी खाई है, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव आयोग के बारे में कुछ बोल नहीं रहे। अब एक तरफ वो नेता लोग नहीं बोल रहे, दूसरी तरफ वामन मेश्राम वहां प्रोटेस्ट मार्च लेकर जा रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट मार्च लाखों की संख्या में सफल होगा, तो सफल होने के बाद फिर वो नेता भी धीरे धीरे मुंह खोलना शुरू करेंगे। देखिए, पिछले साल आरएसएस के मुख्यालय पर प्रोटेस्ट मार्च हुआ, और इस साल मौर्य ने कहा था कि केदारनाथ बुद्ध का है, बद्रीनाथ बुद्ध का है। तो समय तो लगता है,
इसके पहले तो नहीं कह रहे थे। फिर धीरे धीरे बहुत लोग कहने लगे कि वो मंदिर भी बुद्ध का है, वो मंदिर बुद्ध का है, ये रीति रिवाज बुद्ध का है। तो पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? तो पहले उनको लग रहा था कि यार ऐसा बोलने से कहीं हमारे विरोध में तो नहीं हो जाएंगे लोग। लेकिन वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा ने जो जन जागृति का अभियान पूरे भारत में इतने बड़े पैमाने पर चलाया, तो उसका परिणाम है कि इन विचारों को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और फिर केवल विचार ही नहीं दिए जा रहे, बल्कि आर्कोलॉजिकल उसके सबूत है, बहुत सारी जानकारी विलास खरात सर द्वारा भी दी जाती है। तो फिर आप उन सबूतों को, सच्चाई को काट कैसे सकते हैं? तो फिर लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह जो चुनाव आयोग के ऊपर रैली लेकर जा रहे हैं, तो जो नेता लोग हैं बहुजन समाज के, जो आज बोल नहीं रहे, फिर प्रोटेस्ट मार्च होने के बाद फिर धीरे धीरे मुंह खुलेगा। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वामन मेश्राम नेताओं का बाप है। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगा हो, लेकिन देखिए, नेताओं का बाप होने का मतलब कोई मैं दूसरे इससे नहीं बोल रहा हूं। यह कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एक चालना देना है, क्योंकि सब अपने आप को नेता समझते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी में हो तो वो तो बहुत बड़े अपने आप को नेता समझते हैं, लेकिन जो दिशा देने का जो काम होता है, चालना शब्द ये मराठी का शब्द है, जो दिशा देने का काम होता है, वो दिशा देने वाला फिर क्या कहलाएगा? अब देसी भाषा में मैंने वैसा कहा, लेकिन दिशा देना पथ प्रदर्शक जिसे कहते हैं, तो पथ प्रदर्शक कहलाएगा। और फिर आपको पद भी दिखा दिया, लेकिन आपके अंदर फिर वहां उस पथ पर चलने की हिम्मत नहीं है, तो फिर पहले तो वामन मेश्राम को खुद ही चलना पड़ेगा ना। आपको पहले 3 बार ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकाली, तो पहले तो आप विश्वास नहीं कर रहे थे कि ईवीएम में फ्रॉड होता है। फिर जब परिवर्तन यात्रा निकाली, सारे सबूत दिए वगैरह वगैरह, फिर उसके बाद में आपको विश्वास हुआ कि हाँ ईवीएम में फ्रॉड होता है। अब फ्रॉड होता है जब ये पता चल गया, तो फिर उस रास्ते पे चलना पड़ेगा ना, ईवीएम को हटाने के रास्ते पे। तो आप बहुजन समाज के जो नेता है वो उस रास्ते पे चल भी नहीं रहे, तो फिर जो व्यक्ति चलेगा तो फिर उसको बाप तो बोलना पड़ेगा ना, यानी पथ प्रदर्शक बोलना पड़ेगा। वो देसी भाषा में वैसा कहते हैं। और ये जो है वीडियो जो देखने वाले लोग हैं, तो उसमें सभी तरह के लोग हैं, तो इसलिए मैंने उसका उपयोग किया था। तो जो पथ प्रदर्शक का काम करता है, तो उसका काम रास्ता दिखाना तो है, लेकिन जब उसको मालूम है कि समाज के जो अपने आप को नेता समझ रहे या बुद्धिजीवी वर्ग समझ रहे, तो फिर उस रास्ते पे चलने के लिए जो निडरता होनी चाहिए, जो साहस होना चाहिए, वो साहस भी आप लोग दिखा नहीं रहे। तो फिर जिसने रास्ता दिखाया उसको तो साहस दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि केवल रास्ता दिखा दिया और उस रास्ते पर अगर चला ही नहीं कोई, तो उसका रास्ता दिखाना तो फिर फेल हो जाएगा, उसका कोई मतलब तो रहेगा नहीं। भी रास्ता जो दिखाया वो एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य हमारा बहुजन समाज को शासन करता जमात बनाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रास्ता बताया, इसी रास्ते से चलना होगा। अब उस रास्ते पर चलने के लिए साहस चाहिए। बुद्धिज्म में बाबा अपना तथागत बुद्ध एक निडर होकर अपनी बात रखना चाहिए, ऐसी बात वो कई जगह प्रवचन में कहे हैं। ये निडरता जो है, वो निडरता इसी समय के लिए बताई जाती है। निडरता ये नहीं कि जंगल में जाके बैठो और शेर से मत डरो। निडरता इसी जगह के लिए, इसी संदर्भ में है कि व्यवस्था जो है, वो व्यवस्था आपके विरोध में है और आप साधन संसाधन आपके पास है नहीं, आप संसाधनहीन है, तो फिर आप किस दम पे उनके साथ लड़ सकते हैं? तो उसके लिए आपके पास एक ही चीज है, वो है आपका स्वयं का साहस, आपकी शक्ति। संसाधन तो नहीं है, लेकिन जो मानसिक शक्ति है, जो संगठन की शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग करके आप लड़ सकते हैं। अब वो लड़ने का काम भी कोई बहुजन समाज का नेता नहीं कर रहा है, तो फिर वो काम तो फिर वामन मेश्राम को ही करना होगा ना। जब वामन मेश्राम करेंगे, फिर बाकी दूसरे जो है उनको चालना मिलेगी, तो फिर वो उस काम पे जाएंगे। तो एक परिणाम उसका हो सकता है कि जो आज बोल नहीं रहे वो बोलना शुरू कर देंगे।
तीसरी बात यह है कि चुनाव आयोग जो कि अभी तक छुपा हुआ था, भाई सामने कौन होता है? बीजेपी होती है। सामने बीजेपी को किया, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मामला लेकर गए तो वहां पर भी उन्होंने खेल कर दिया। तो इसमें जो छुपा हुआ, क्योंकि चुनाव के समय में बीजेपी के हाथ में तो नहीं होता है कि चुनाव करवाया जाए, वो तो चुनाव आयोग के अंडर में होता है। चुनाव के समय में सारी शक्तियां जो है चुनाव आयोग के पास होती है, वो सारा संचालन करती है और चुनाव को संचालित करती है। उसकी गिनती करना, सरकार बनने तक का सारा काम तो चुनाव आयोग का ही होता है, उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है। तो चुनाव आयोग जो है ये पर्दे के पीछे था, बीजेपी सामने थी। तो लोगों को बीजेपी का तो समझ में आया, लेकिन चुनाव आयोग का नहीं समझ में आया। ये प्रोटेस्ट मार्च जाने से चुनाव आयोग ऐसा उभर के सामने आ जाएगा ईवीएम के मुद्दे पे, ये एक परिणाम हो सकता है। चौथा परिणाम ये हो सकता है कि जब पब्लिक को ये बात, आम जनता को ये बात पता चल गई कि ईवीएम के कारण जो है हमारे देश में हमारे जो लोग हैं या बहुजन समाज के लोग हैं या आम जनता है, वो उनमें त्राही त्राही इसलिए मची हुई है क्योंकि ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन होने के कारण हमारे वोट की वैल्यू 0 हो गई और हम जो भी वोट देते हैं तो जो सरकार में बैठे लोग हैं उनके नज़रों में हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए वो हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, ना ही हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। अभी मराठा आरक्षण का मामला चल रहा है, इसके पहले गुर्जर का चला, जाट का चला, पाटीदार का चला, अन्य किसानों के मामले चले और भी समय समय पर प्रॉब्लम आती रहती है, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे सैनिकों का मामला हो और अन्य जो मैटर रहे। तो किसी की सुनवाई तो हुई नहीं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर शिक्षक और फलाना ठिकाना जितने जो लोग हैं, जो कर्मचारी है, इसके अलावा जो छोटे स्तर पर काम धंधा करने वाले लोग हैं, छोटी छोटी दुकानें चलाने वाले लोग हैं, तो किसी की समस्या का समाधान तो हुआ नहीं। तो लोगों को ये बात समझ में आएगी कि भाई ये समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसके लिए ईवीएम जिम्मेदार है। और ईवीएम को संचालित कौन कर रहा है? तो फिर चुनाव आयोग कर रहा है। तो आम लोगों के बीच में जब ये बात जाएगी, ये बात पता चलेगी, तो आने वाले समय में हो सकता है कि चुनाव आयोग के विरोध में पुतले जलाए जाए, चुनाव आयोग का पुतला जलाया जाए। ये भी हो सकता है इस प्रोटेस्ट मार्च के बाद, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना, उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वो उसमें लोगों की गलती भी नहीं है, क्योंकि उनको उसका सही तरीका नहीं पता। ये जो प्रोटेस्ट मार्च किया जा रहा है ये लोकतांत्रिक तरीके से, और लोकतांत्रिक तरीके से आप भारत में प्रोटेस्ट मार्च कर सकते हैं, ये उनका राइट्स है। और लोगों को जो समझाना चाह रहे, जो बताना चाह रहे या अपनी जो डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड को मंगवाने के लिए वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट मार्च कर सकते हैं। अब चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे संसद हो, चाहे अन्य कोई संस्था हो, हाँ वो जरूर इस बात को कह सकते हैं कि आपका प्रोटेस्ट मार्च गलत है, तो फिर उसे साबित करना पड़ेगा। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में बताया कि वामन मेश्राम जी ने पहले सारे सबूत इकट्ठा किए, कोर्ट में केस लड़े, परिवर्तन यात्रा निकाली। अब ये सारा कुछ है तो फिर किस मुंह से कोर्ट में जाएंगे कि इनका प्रोटेस्ट मार्च गलत है? शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र में बिना किसी को फिजिकल या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए और ना ही देश की संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए, अपनी बात को अगर हम लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर अपनी बात को रखते हैं तो ये लोकतांत्रिक तरीका है। इस लोकतांत्रिक तरीके के विरोध में कोई संस्था नहीं हो सकती है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता। शांतिपूर्ण तरीके से धरना रैली करने का या प्रोटेस्ट मार्च करने का विरोध नहीं किया जा सकता। अगर प्रोटेस्ट मार्च गलत है तो जिस संगठन ने प्रोटेस्ट मार्च किया उसके विरोध में कोर्ट में जाया जा सकता है। तो जो प्रोटेस्ट मार्च करने वाले जो लोग हैं उन लोगों के पास वो सारे सबूत होने चाहिए, तो वो सारे सबूत तो वामन मेश्राम जी ने इकट्ठा करके रखे हुए हैं। तो
जो आम जो पब्लिक है तो वो आम पब्लिक फिर हो सकता है कि आगे चलकर चुनाव आयोग का पुतला दहन करे, ये भी हो सकता है। तो साथियों, चुनाव आयोग पर होने वाले प्रोटेस्ट मार्च के ये संभावित परिणाम हो सकते हैं। जो मुझे जो पॉइंट समझ में आए, मैंने वो पॉइंट आपके साथ शेयर किए। आपको लगता है कि इसके अलावा भी और कुछ बातें हैं जो हो सकती है, जो आपको अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा लगता हो, तो कमेंट करके बताइएगा कि इसके संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। और वामन मेश्राम जी ने जो घोषणा की है उस रैली को सफल बनाने के लिए आप लोग 26 नवंबर को दिल्ली जरूर पहुंचिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।